Namaste and welcome, Sushma ji. सुषमा जी नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ गई, अभी आ गई। नैना जी, क्या हम प्रारंभ करें? जी, पर मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, मैं कुछ ठीक करती हूँ इसको। नैना जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, करते हैं शुरू। नैना जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, एक मिनट, वो फिर से शायद ज्वाइन हो रहे हैं सुषमा जी। हो गई ज्वाइन। हाँ जी, आप ठीक है। सुषमा जी, ऑल वेल? ओके, ठीक है अभी? ओके, हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते एंड गुड इवनिंग। भारतीय स्त्री शक्ति, बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस एंड हेरिटेज सोसाइटी पटना, इन तीनों के संयुक्त अभियान से ये जो इंट्रोडक्शन टू इंडियन फेमिनिज्म कोर्स है, उसमें आप सभी का और प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा यादव जी का स्वागत है। सुषमा जी वैसे भारतीय स्त्री शक्ति को परिचित है ही, हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, भारतीय स्त्री शक्ति भी और सुषमा जी भी भारतीय स्त्री शक्ति को। शायद हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम है कि सुषमा जी इसके पूर्व अभी हाल में वो मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, और इसके पूर्व वो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर सोनीपत, वहां की वाइस चांसलर रह चुकी है। एक सेकंड ना, बस मैं कुछ किसी की आवाज का डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज चेक कीजिए, कहीं से आवाज आ रही है? नहीं, इट्स ओके, ठीक है ज्योति जी। ओके, सो सुषमा जी, शी वाज बीसी ऑफ भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत, और आपको याद भी होगा भारतीय स्त्री शक्ति के लोगों को कि ये उनके साथ, ये यूनिवर्सिटी के साथ हम भारतीय स्त्री शक्ति के कोलैबोरेशन में मुझे कुछ कहना है यह कार्यक्रम भी किया था। शी वाज आल्सो मेंबर ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। शी वाज प्रो वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। Also, she was professor of public policy and governance at Indian Institute of Public Administration, IIPA, New Delhi, and she was their chair professor of B.R. Ambedkar chair at that institute. And if you remember, Bharatiya Stri Shakti has conducted a consultative seminar on gender smart city in collaboration with IIPA in 2016. Sushma ji was a topper in Delhi University, and she has published more than 15 books and several research papers in national and international journals. She has played a significant role in planning, implementation, and evaluation of policies and academic activities. And Sushma ji is a recipient of number of prestigious awards like Pride of Nation Excellence Award, Woman of the Year 2019 Award, and so many like that. So all of us, we welcome you, Sushma ji, and she is going to conduct a session on the topic political and social representation of Indian women. Over to you, Sushma ji. Thank you, Jyoti ji. It's a pleasure to be part of this very, very novel and noble, I would say both. नया भी है और आदर्श भी है। ऐसी एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। भारतीय स्त्री शक्ति और दोनों संस्थान जो माऊ और मुझे लगता है एक पटना से हैं, दोनों संस्थानों से मिलकर जो ये आयोजन हुआ है, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू मेड मी पार्ट ऑफ इट. I must compliment Naina Sahasrabudhe ji and Jyoti ji for making it possible. I think it was a long drawn dream which we continue to have to organize this kind of a workshop or this kind of a course, and you've been able to do it. I hope and wish the participants are liking it. I can't see all the participants,
That is the problem of online lecture. And I wish next time we are able to be face to face also, when we can see each other, because that's also one way of empowerment. But it's, I would say, a great pleasure for me to be addressing you for सुषमा this जी थोड़ा topic. इंटरप्ट करूँ आपको? You have, हाँ, हमारे हाँ यहाँ जी करेंगे, पार्टिसिपेंट्स दोनों भाषाओं में चाहते हैं, मैंने मिक्स होगा तो और अच्छा रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। मैं दोनों या मिक्स करूंगी, धन्यवाद। राइट, मैं यही करूंगी जी, हाँ यही करूंगी। Thank you so much. So, the topic that has been given to me today is social and political representation of women in India. और इसको हम इस तरह से करेंगे, पहले मैं एक सेशन, मतलब मैं अपनी बात कहूंगी, and then maybe we can discuss the issues, and if there are questions, we'll tackle them, and if there are problems, we'll find solutions to them. सबको नमस्कार और सबका स्वागत है इस सेशन में। अगर हम सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, वो एम्पावरमेंट से या सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यू हैव ऑलरेडी हैड सेशंस ऑन एम्पावरमेंट मे बी। After all, what does empowerment mean, and why should there be empowerment of women, especially women who are called the original or the supreme power in the Indian mythology also, Indian thought also, Indian philosophy also, Indian culture also, and Indian civilizational ethos and values. We do believe that they are powers, and they are powers. So, how can power be empowered? This question remains in the mind of many thinking women, and I would say I am also one of them. At times, I question the very concept of empowerment. But there were changes in the historical journey or the social journey and the political journey of the nation and the civilization also. That's why maybe we needed it. If we speak of present times, the Indian Constitution is one constitution which guarantees through Article 14 and 15 that there should not be any discrimination based on sex, race, caste, religion, place of birth, etc., etc. And the fundamental rights are equal to all citizens and they are ensured for all citizens, women being very important part of that. However, if we talk about modern times, we usually find that there is a lopsided political representation or social representation of women. And there are reasons for that. Before I come to that, I would like to maybe remind you that the Indian society, Indian culture, and Indian value system does not keep women behind. The household is a household with women's participation. Sorry, I couldn't take my tea, so I'll continue to take that also. Maybe you can also, all of you, take your tea. They usually now are said to be having de jure rights rather than de facto rights, because the participation and the representation of women still remains very, very peripheral. This is the narrative which is there before us, and we'll question this narrative later. The narrative says that despite all rights, women are not having even 30% representation in political sphere, and in social sphere, their representation again remains very, very marginal, in the sense that they take part in decision making, that they remain either showpieces or symbolic presence is there, but the real presence or the real participation which is required, that is still not happening. Although India is among one of those nations which have already given 33% reservation to women in the grassroots or the Panchayati Raj and municipalities, and the demand is for more. But why should we need that, and how should we get that, would be a question which maybe we can really
go through at this time. So, the proportional representation of women in legislation or social institutions has still not taken place, despite the fact that India as a civilization is one where women were free, women were independent, women were educated. Thank you, Mrirmay ji, and welcome to you and good evening to you. So, where they were educated, they were free to debate, they were free to decide. किसी और संस्कृति में या सभ्यता में, उसके इतिहास में हमें इस प्रकार की कथाएं नहीं मिलती जैसी भारत में मिलती हैं। और भारत की कथाओं की यदि मैं बात करूं तो यह देश है जहां इंद्राणी ये कहती है कि मैं इस परिवार का मस्तक हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल रिप्रेजेंटेशन नाउ। शी सेज आई एम द forehead of the family, and the forehead of the family is important because I deserve to be respected. I deserve to be respected because I give priority to my family. I take care of my family. But taking care of family does not mean that I am a weak person. I am a much more empowered person. That is how I take care of the family. And she says, I am not less than men. It is not a question of less or more than men. That was never in the Indian subcontinent. This has come from the Western struggle where they try to compare the two sexes. And we didn't compare that, but they said we are all souls. It was Indian women who could say that. When we debate, when we discuss, when we really join on important metaphysical, philosophical issues, we cease to be men and women. We are elevated souls, and we speak in that language, or we come to that sphere. And that is why the Indian social culture and Indian political culture always looked at women with respect, both ways. One, she is as much a soul as any other person is. She is as much a human being as others are, but she is much more respected because she is the procreator. She is the person who nurtures. She is the person who takes care. She is the person who mothers. She is the person who can, in fact, make a home a home. It is in our language, in our literature, in our philosophy, in our culture, that we say usually a home becomes a home when there is a woman in the home. This is the social representation, and this continued to be there for long. In political spheres, if we talk about Ramayana, if we talk about Mahabharata, if we talk about Vedas, I think women had as much right to become part of it. So much so that in Mahabharata, if you must have gone through this kind of exercise, most of the kings, if you talk about Pandavas, they are Kunti Putras. If you talk about Kauravas, they are Gandhari Putra. So the kings are known by their mother's name, and the advices are also given by the mothers. The battles are fought with advice and women being around. So the representation of women in the socio-political sphere at that time was almost equal. Rather, I would say it was predominant. It was predominant because they were known by their mother's name, their mother's clan, their mother's advice was supreme to them at times when the father was not there. And if I talk about social representation in older times, we may not have the entire literature at the moment with us, but the literature that we have, that literature itself shows
that all types of or all classes of women were respected. Now we can remember Jabala also, we can remember Vaishali ki Nagarvadhu, who, identified with their profession, identified with the nation, identified with the political setup of that time, and were as much nationalistic as the entire society or menfolk were. But slowly it changed. Slowly it changed, and a time came when we started keeping the women under wheels. It was the Mughal period when the foreign aggression took place, and the foreign aggressors had an eye for Indian women, which usually happens in such cases. And for them, the women were part of the victory processions. Therefore, I think early marriages started. That is why the wheel started, that women, if women will live in parda, they will, or under wheel, nobody would be able to look at their beauty, because the beauty itself became their bane, because the men, etc., got attracted. And therefore, a change in the social environment came around. And that change ultimately put women so much behind that a vicious circle of women's deprivation or women's lagging behind started. And a time came when the social status of women became such that they did not enjoy equal rights, although they enjoyed equal rights in constitution now, but in reality they could not. They could not participate in all activities. Sorry. So they could not participate in all the societal activities. Why? Because first they remain behind the wheels. Child marriages took place, so education could not take place. When education was not there and they remain under wheel, then the participation also became less. When you don't have education, at times your critical inquiries or your critical systems do not work as much. Then poverty, malnutrition in some classes also became their bane. And finally, it so happened that we find a situation where 50% of the population of women, which is supposed to be otherwise equal to men, lags behind because of harassment, because of deprivation, because of discrimination, because of exclusion, because of restrictions which are beyond her own control. And so it became a social problem of enormous magnitude by the time we started fighting for the independence of India. यानी तीन जनरेशंस की नहीं, बल्कि मैं युगों की बात कर रही हूँ. एक वह युग था जो स्वर्णिम युग था महिलाओं के लिए, जहां महिलाओं को राजनीति में और समाज जीवन में भाग लेने का अवसर मिल रहा था. और वह उस सब में भाग तो ले ही रही थी, उसमें भाग लेने के साथ साथ अपनी सभी जो एबिलिटीज होती हैं उनको फ्लावर करने के लिए भी योग्य थी या उसके लिए काम कर सकती थी. और उस रूप में समाज महिलाओं के योगदान से वंचित नहीं था, बल्कि उसका भाग था. लेकिन जैसे ही महिलाओं के विरुद्ध जो एग्रेशंस की वायलेंस होनी शुरू हुई, उसके कारण एक बार वो पर्दे के पीछे भी, शिक्षा में भी पीछे,
पारिवारिक जीवन में भी पीछे, सामाजिक जीवन में भी पीछे और फिर राजनीतिक जीवन में भी पीछे चली गई। क्योंकि इन सब का परिणाम यही होता है कि महिलाओं की एबिलिटी, महिलाओं की क्षमता, महिलाओं की निर्णय लेने की इच्छा और क्षमता दोनों ही प्रभावित होती हैं और अल्टीमेटली उनके जीवन के सभी पक्ष उसमें प्रभावित होते हैं। इसलिए एक स्थिति ऐसी आ गई जो पूरे विश्व में भी थी और भारत में भी थी, जिसके विषय में आपने अवश्य सुना होगा कि महिलाएं पूरे विश्व की आधी पॉपुलेशन है, भारत की भी लगभग आधी पॉपुलेशन थी। और यदि आंकड़ों की बात करें तो श्रम शक्ति में या काम करने की जो स्थिति है उसमें वो लगभग 2/3 काम करती हैं। लेकिन यदि उनके पारिश्रमिक की बात करें या उनकी आय की बात करें तो वह विश्व में केवल 1/3 और भारत में विश्व में भी भारत में भी लगभग 1/10 है। उससे थोड़ा बेटर कहीं कहीं किसी देश में हो गया हो, वो अलग है, बट लार्जली जो विश्व के आंकड़े हैं वो यही कहते हैं 1/10 ऑफ द वर्ल्ड्स इनकम। They own less than 1/100 of the world's property. Imagine women who work for 2/3 or perform 2/3 of the work, receive only 1/10 of the world's income, own less than 1/100th of world's property, and comprise 66% of the world's illiterate and comprise 70% of the world's poor. ये पूरे विश्व के आंकड़े हैं और भारत के आंकड़े लगभग इसी के आसपास हैं, एक्सेप्ट वेरी फ्यू स्कैंडिनेवियन नेशंस, लगभग इसी तरह के आंकड़े हैं। और इसलिए यह प्रश्न उठने लगा कि ऐसा क्यों है, और उस प्रश्न के उत्तर हमें मिले कि क्योंकि महिलाओं की सहभागिता निर्णय लेने में नहीं है, इसलिए ये सब जो डिस्क्रिमिनेटरी फैक्ट्स हैं ये आते हैं। परंतु ये पूरे विश्व की स्थिति है। भारत की स्थिति भी ऐसी हो गई है कुछ परिस्थितियों के कारण। भारत की स्थिति इससे अधिक जल्दी सुधर भी जाएगी ऐसा प्रतीत होता है। मैं आपको जो लेटेस्ट स्टेप्स हमारी सरकारों ने उठाए हैं उसकी बात भी करूंगी। और भारत में मैं एक बात और भी याद दिलाना चाहूंगी, परिवारों की संरचना ऐसी है और रही है, अब उनमें चाहे परिवर्तन आने लगा है, लेकिन कभी भी कोई भी निर्णय बिना महिलाओं की सहमति के प्रायः परिवारों में नहीं लिए जाते थे। मैं तो अगर इफ आई रिमेम्बर द इवन रूरल हाउसहोल्ड्स where the woman will be behind, inside the house, the men folk will always say, let me just consult her inside. एक बार जरा अंदर पूछ कर आता हूँ या अंदर पूछ लूँ फिर हम इस पर निर्णय करते हैं, चाहे कोई भी निर्णय हो। That may be an excuse also, but that also showed the place of women in the decision making process. Slowly these got changed. I think Indian society, and I remember even the elders saying that you must ask the lady of the house. That is the social structure of this country, and that is the social composition of the society also. Slowly the representation got affected by the Western impact. And in West, I'm sure you have had session on this, the Semitic religion do not give the same position of respect to women. And this respect to women comes in Indian culture or Indian thinking because of women being the ultimate power to protect this complete environment or the complete planet or the complete mankind. That belief remains in Indian civilization. And that is why whenever there is a crisis, ultimately the Shakti takes, the goddess takes an avatar of Shakti and liberates the mankind from various ills or dangers to the humanity. This does not come in Western civilization, where she comes out of a rib, so she is a very, very small part, and which is like an object, and like nature is to be exploited in the Western understanding,
women also is an object to be exploited and enjoyed. The Indian socio political, cultural, religious thinking does not have that kind of vision about women. Their vision about women is she is the Matri Shakti, she is the Sri Shakti, she is the Shakti, you know, Yatra Naryastu Pujyante Ramante Tatra Devata. It is not without reason that this language comes. Yatra Naryastu Pujyante Ramante Tatra Devata. This is after a firm belief about the inherent goodness, wellness, and the inherent power of woman, because of which they have to be respected. And when they are respected, all kind of prosperity comes to the household. And where it does not happen, the households are doomed. That is what our thinking, our belief system says. And that is the difference. So, socio political representation of India also depends on that. However, with objectivism, consumerism, and the globalization wave, which started much earlier with world wars and the dooms of the world wars, the women also lost their earlier positions. And thus, a situation came when women were represented in society as, again, objects, although Indian mind did not accept it easily, but it happened around. And thus, a situation came where their representation suffered in almost all spheres, except, of course, culture and religion. The social and political sphere suffered. First, it happened in society. When the society wants to control women, why it wants to control, or the families want to control? Because they want to safeguard her. It was for safeguarding her that this happened, but then it resulted in their marginalization. It resulted in their losing control over various decision making institutions and decision making processes. And therefore, the result was that we also had to think like the other nations how to empower women. But I would say there is a difference again in Indian and other nations, because in West the woman had to fight for each and every right. They had to wage movements, they had to wrest the rights, they had to fight for the rights. But in India, it just happened. And when the constitution was being written, the fundamental rights were ensured to all, including women, the right to vote, the right to participate, right to take decisions, right to get educated, etc., etc. All these came. In the Indian freedom struggle also, I would remember two people, Mahatma Gandhi, who always believed in the inherent goodness and a higher pedestal of woman, and Dr. Ambedkar, who ensured that women must have equal rights in the constitution. And he also said one thing which I would like to share with you all, which is worth sharing also, and that's about social representation. That about the when he was advocating the maternity leave for women, and I think that's quite a historic decision which Indian state took and which Indian society accepted. Then Dr. Ambedkar had said that when a woman becomes mother or mothers a child, she does not do it for herself only. It's not a selfish decision, but it is a decision for the posterity, for the future of the society and the nation. So she nurtures the future of humanity. And therefore, the state owns her as much as to give her some time of leisure, some time of free vacation where she can recoup and take care of the child. And I think this is the basic difference in our understanding or the Western understanding towards
the mother or the future or the children. And that's why the entire West is now starving for a future generation or starving for the children. And thankfully, we in India have a human dividend in terms of children, because there it comes out of sin, but here it comes out of your debt, your capacity to pay the debt of your parents, of your forefathers, of the nature, and of the gurus and of the pitris, pitrurin, gururin, which are part of it. And that's how the procreation takes place. It's one of the sanskars which are as ceremonial and sacrosanct as the worshipping is. This is the difference. So, in social representation, I would say, although there is consumerism in Indian society at present, जिसको हम कहते हैं कि महिलाओं का जो पोर्ट्रेल हो रहा है, जो महिलाओं को अगर हम चाहे साहित्य में देखें, चाहे फिल्मों में देखें, सिनेमा में देखें, कला में देखें, एक पोर्ट्रेल ऐसा हो रहा है जहां उनका शरीर बहुत महत्वपूर्ण बनता चला गया, और इट वाज मोर लाइक ए बॉडी पोर्ट्रेल। जो भारतीय सभ्यता में ऐसा नहीं है कि शरीर का सम्मान नहीं होता, शरीर का भी सम्मान होता है, परंतु मात्र वह नहीं होता था। महिला मात्र शरीर नहीं मानी जाती, वह दोनों ही है। वह एक शरीर तो है ही, देह तो है ही, परंतु एक बड़े सशक्त मन की मालकिन है, जो परिवार को जैसा चाहे स्वरूप दे सकती है और जैसा चाहे भविष्य दे सकती है, उस रूप में भी उसकी पहचान है। इसीलिए ये सब होते हुए भी भारतीय परिवार भी विघटित हुए, भारतीय परिवारों के स्वरूप भी बदले, भारतीय समाज का स्वरूप भी बदला, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली, वो परिवार का वह स्वरूप था जिसमें उस परिवार की धुरी महिला थी। और इसीलिए सामाजिक प्रतिनिधित्व करने वाली महिला, जो चाहे वह ग्रामीण समाज की हो, चाहे वह शहरी समाज की हो, जब भी कोई भी क्रिएटिव काम करने के लिए, इनोवेटिव काम करने के लिए, सोशली रिस्पॉन्सिव काम करने के लिए आगे जाती है, तो इस देश की जनता ने, इस देश की समाज ने, इस देश के सभी वर्गों ने और व्यक्तियों ने उसको सर माथे पर बिठाया है। यह हमारे देश की भिन्नता है। इसलिए सोशल रिप्रेजेंटेशन जैसा भी रहा हो, लेकिन जब जब महिला को अवसर मिला और वह आगे आई, तो उसको सभी समाज के वर्गों ने अपने साथ चलाया भी, आगे बढ़ने का मौका भी दिया और नेतृत्व के लिए अवसर भी दिया। यही स्थिति राजनीतिक वर्ग की है। यदि अगर हम अभी राजनीति की बात करते हैं, तो राजनीति में अब तक भारत में, यदि मैं लेजिस्लेचर्स की बात करूं या पार्लियामेंट्स की बात करूं, तो पार्लियामेंट में जो पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन लोकसभा की मैं बात करती हूं, पहली लोकसभा में 4.4% representation or share of women was there, which continued to increase up to 8th Lok Sabha when it reached 7.9. Then suddenly it declined in the 10th Lok Sabha, which was 7.6%, and it went up to 11.9 in the 16th Lok Sabha. What is a happy note is, we can happily say that 17th Lok Sabha, which is now continuing under our Prime Minister Honorable Modi ji, it has 14.6% women. If we compare it with 50%, then we will say it abysmal, but it is a very good rise. And for the first time, we have a very good number of women parliamentarians and a very good number of cabinet rank ministers or ministers in the cabinet in the present government. So it's going on. And in Rajya Sabha also it has reached beyond 12%, but which is of course less. लगभग यही स्थिति बाकी स्टेट असेंबलीज की भी है, जहां अगर हम बात करें तो सबसे अधिक अगर है तो बिहार और छत्तीसगढ़,
आसाम, बिहार और छत्तीसगढ़ में, जहां 11 से ऊपर परसेंटेज पहुंच चुकी है, परंतु अदरवाइज अभी 15% से ज्यादा भी पॉपुलेशन उसकी नहीं दिखाई दे रही है। ये तो हुई डेटा की बात। और अगर हम इन डेटास के बियॉन्ड जाते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे महिलाएं ग्रास रूट से जो आ रही हैं वो एक बहुत ही होपफुल साइन है। बिकॉज आप सब जानते हैं कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन हुई, जो 50% तक लगभग सभी जगह पहुंच गई है। और उनका जो पहले रिप्रेजेंटेशन हुआ उसमें पति पंच और पति सरपंच या पिता सरपंच जैसी कंसेप्ट्स भी आए, जहां ये माना गया कि क्योंकि रिजर्वेशन हो गई इसलिए महिला को कंटेस्ट तो करवा दिया, लेकिन असली पावर जो थी वो परिवार के बाकी जनों के साथ रही। उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। और धीरे धीरे जब पहली दूसरी जनरेशन इन रिप्रेजेंटेशन की आ रही है तो उसमें बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। और ये बदलाव इसीलिए मिल रहा है क्योंकि कहीं महिलाओं में यह एक अंतर्निहित शक्ति भी है, कॉन्फिडेंस भी है, और परिवार का भी उनमें कॉन्फिडेंस है, जो अंततः जब वो पोजीशन लेने लगती है तो परिवार उसके साथ चलता है और समाज भी उसके साथ चलता है। ये बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ बिकॉज दिस समथिंग वेरी वेरी यूनिक about Indian society. And it comes out because the civilizational ethos which were there, they were important, and they gave women a place of pride. And that is why in the present circumstances also, women, whenever they come forward, they really can move with a faster pace or with a much more acceptance. The social structure, the cultural norms, the value system, and the social expectations are very important aspects of the socio-political representation of women in any country. So they are important in India also. So changes in these norms, values, principles, and standards of the society do not occur at the same pace. They continue to change. And the advent of technology, modernization, globalization, and the changing norms of civilization ultimately shape all these and women's position in them. And therefore, the same changes we find in Indian women's representation in different areas or arenas as it is. Now, what are the various compulsions or obstacles affecting girls and women in India, like all other countries? But India has its own specific shares also, which may be South Asian as well. Till now, in modern times, what we found was that child marriage or early marriage, especially in rural hinterland, dowry, harassment, illiteracy, inadequate school facilities, poor health, social discrimination, compulsion to work at home, at times, and in modern times, much more now, the sexual abuse and sex trafficking are the most important obstacles affecting girls or women in India to march forward. Now, how are they interrelated? They are interrelated, I would say. If there is early marriage or child marriage, surely it results at times in poor health and lack of education, and it's related with that also. So, poor health and lack of education ultimately makes women unaware of their own capability or their capacity as well as their position which they can acquire. If it is harassment, violence, or abuse, then it controls the woman's movement and women's capacity also. If it is
lack of support to women as contestants, and male dominance in politics, it also affects women's participation. But this is universal. In India, I would say it's a bit different. The vicious cycle of poor health, poor education or lack of educational facilities, then lack of employment, then circle of poverty, ultimately again resulting in poor health, remains very, very dominant among certain sections of Indian women. But then, even there, you will find, or we will find, a mother is respected. And usually, a woman is respected for being a mother, for being a woman also. Slowly, we are changing. There was some time when I think the Western concept became so dominant that single women were not as much respectable. Although in Indian civilization, I would say single women, Brahmacharini, Acharya, Satyavadini, these were the names, and who were as much respected. I think we need to revive those ethos for a better representation or the right portrayal of women in society and politics. And if we look at the present times, in the past 4 decades, the status of women and representation of women is slowly undergoing a change. The 60s and 70s saw the economic necessity for many households in India and before that in the world to maintain two-income families. And then it became a status symbol. But I won't say that's very good for, strengthening a woman's power or a woman's status. Because the vital development of the rights of women as parallel to these further solidified the status of women. The society continued to realize more and more that women are the indispensable pillars for advancement and success. And thus, various policies were brought into action which promoted female or women empowerment. Indian women can be seen now everywhere and anywhere. They are into the fighters, they are into the flyers or the pilots, they are the doctors, they are the engineers. The STEM policy of Indian government has taken care that they come more and more in technology and engineering also. And at the moment, if we talk about Mangalyaan, or we talk about NASA, or we talk about various awards in sciences, etc., then women are very much there, and special efforts are being made by the Indian government that they become as much important part of that power structure or that social structure also. However, in 2020, a study entitled Corporate India, Women in Boards by Institutional Investor Advisory Services and SBI Mutual Fund evaluated the board composition of 500 Nifty companies and found that women directors accounted for 17% of the total directors. Out of 4,657 directors, 777 were women, which is quite less. And multinationals had a slightly higher representation of women at 19%, which is just 2% higher, while PSUs, public sector undertakings in India, had 11% women directors or women on board in decision-making positions. So the PSUs have also been trying hard, and the various companies are trying hard. It's the Indian government effort that there is a regulatory push provided by the Companies Act 2013, which made it mandatory to have at least one woman director on board with effect from 2014. And I think that encourages companies to have more and more women.
it's not only a question of having more and more women, but their being there changes the character, changes the nature of the companies itself. In the political sphere, I think the cultural nationalism of Bharatiya Janata Party, which believes in a woman's inherent power to be at decision making positions, to be anywhere, and to be part of the mainstream, brings them more and more into positions which are important. I would just like to share with you the Honorable Prime Minister, when he was the Chief Minister of Gujarat, had on record said, if we desire to build a modern Gujarat, we'll have to first give priority to the women of Gujarat. And the same can be said about India. If we desire to build modern India, we'll have to give first priority to the women of India. That is what the Shakti Pujarak or Shakti Pujari, Honorable Prime Minister Modi ji, believes in. And that is why in Gujarat, he had a number of several schemes for the empowerment or for the overall development of Gujarat, but they were women centric. For instance, Chiranjeevi Yojana to contain child mortality rates. When we talk about child mortality rates, it directly affects the mother's health and the girl child's health. Beti Bachao, a concerted campaign to prevent female feticide and to maintain a healthy sex ratio in the state. Karma Yogi Abhiyan, an extensive training and education program for the government employees to see that social schemes are really executed at the ground. Bal Bhog Yojana, that's like midday meal scheme to encourage children from extremely poor backgrounds to attend schools. And that's how girls' education or girls' child's education could be ensured. Kanya Kelavani Yojana. This was specially for enhancing and initiating literacy among girl children or females, and as well as their further educational development. Jyoti Gram Yojana, a program for electric supply to all the villages. And when we electrify a village, it surely affects the entire population, and women being very much important part of this. So Shala Praveshotsav and Kanya Kelavani Rath Yatra, separate toilet facility for girls, Saraswati Sadhana Yojana, Mukhyamantri Kanya Kelavani Nidhi, establishing women ITIs, E-Mamata initiative. It was very, very interesting, and it was launched in 2010 so that every child is tracked for one's health using mobile technology, and a mother's health is also tracked along with that. The same kind of schemes were later on brought to the national level. And if I say the Janadhan Yojana and the Pradhan Mantri Mudra Yojana, these are important schemes because if we look at Pradhan Mantri Mudra Yojana, it seems to be a scheme for all, but I think it has revolutionized the lives of millions of Indian women. As Dr. Ambedkar Chair Professor, I had met women who had made self-help groups and who were worried because they did not have enough money or they did not have access to bank credits. It was after the SHGs that they started having credit. यह जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है और इसमें जिस प्रकार के उदाहरण हमको मिलते हैं वो रियल लाइफ स्टोरीज हैं जो अल्टीमेटली जीवन बदलने वाली हैं. अब एक हॉकर जो एक रेहड़ी लगाने वाली महिला है, उसे 2 लाख का लोन मिल गया और उसकी एक दुकान बन गई और वो बड़े आराम से दुकान चलाती है. दिस इज एम्पावरमेंट. इसी प्रकार से आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे वो खेती में हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो कमर्शियलाइजेशन में हो, किसी भी फील्ड में हो, अल्टीमेटली इट लीड्स टू लाइवलीहुड एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. लगभग ऐसी स्थिति उज्ज्वला है. बहुत आसानी से जो एक सोशल पोर्ट्रेयल ऑफ अ रूरल वुमन वी यूज्ड टू सी, एक महिला जो चूल्हे पे फूंकती हुई और धुआं में आंखों में आंसू भरी हुई माँ की का चित्र सबके सामने आ जाता है.
लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब उज्ज्वला स्कीम की बात किया, इसने जीवन बदल दिया करोड़ों महिलाओं का. And I think it was not again short of a major milestone in changing the social lives of women in native villages or in far off villages where fetching dry wood was a very, very cumbersome job, and which was again major portrayal, social portrayal of women. परंतु उनमें भी परिवर्तन आया, और उसका कारण यही है कि जो नारी शक्ति का विश्वास हम सबके मनों में है, हमारे नेतृत्व के मन में है, उसी के कारण अब यूनाइटेड नेशंस भी भारत की ओर देखता है, और उसने भारत की जो वुमेन एम्पावरमेंट की संकल्पना है, थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज, एक समान सोचें, उसकी संरचना हम बहुत ही स्मार्टली करें, और फिर जब बदलाव के लिए हम नवाचार करें. यह वुमेन एम्पावरमेंट का मोटो यूएन ने लिया है, जो हमारी ही नारी शक्ति की जो संकल्पना है उस पर आधारित है. और हमारे वर्तमान नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में अगस्त 15 को जो कहा था, उसमें ये कहा था कि नाउ वी वांट टू हैव विमेन सेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल, यानी शासन का ऐसा स्वरूप जो महिलाओं पर आधारित हो, क्योंकि जब महिलाओं पर आधारित मॉडल होगा तो अवश्य ही वो सारे समाज को साथ लेकर चलेगा और पूरे राष्ट्र को सशक्त करेगा. He had said, whenever women get an opportunity, they made India proud and further strengthened it. The country is now determined to provide equal opportunities for self-employment and employment to women. Now, women are also working in coal mines, and they are also scaling heights by flying fighter planes. And there have been, यानी कोल माइंस में भी काम कर रही हैं, रेल भी चला रही हैं, बस भी चला रही हैं, ऑटो भी चला रही हैं, टैक्सी भी चला रही हैं, और साथ ही साथ फाइटर प्लेन्स भी चला रही हैं, खेतों में भी काम कर रही हैं, करघे पर भी काम कर रही हैं, फैक्ट्री में भी काम कर रही हैं, और अपने घर को प्रेम से, स्नेह से सिंचित भी कर रही हैं. ये भारतीय महिला की जो विशिष्टता है वो यहाँ से निकलती है. इसलिए उज्ज्वला और मुद्रा की तो बात है ही, जन धन की बात उतनी ही आवश्यक है. जन औषधि केंद्र, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो सोच अब सरकार की है, चाहे वो सैनिटरी पैड्स की बात हो, चाहे वो टॉयलेट्स बनाने की बात हो, आई थिंक इट इज अबाउट द चेंजिंग सोशल पोर्ट्रेयल ऑफ वुमन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन. और महिलाओं का जो स्वरूप अभी तक दर्शित था उसमें बदलाव आ रहा है. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रधानमंत्री जी बहुत से ऐसे क्रांतिकारी कदम लेने को भी तैयार हैं, चाहे वो महिलाओं की विवाह की उम्र बढ़ाने की बात हो, चाहे वो उनके जो टोटल की पैरामीटर्स हैं, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ, चाइल्ड सेक्स रेशियो, and बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ is included with them. All these in fact try to prescribe a minimum age of marriage to essentially outlaw child marriages and prevent the abuse of minors, which happens. And personal laws of various religions that deal with marriage, having their own standards and reflecting customs, are also bound to be changed. That will change a woman's living or a woman's attitude towards seeing one's life. So there are changes in Indian Penal Code, there are changes in the legal framework, there are changes about renting a womb, practice which started for surrogate motherhood, which was unheard of, in fact, in India, but it came up. And so now the Law Commission also talks about different legal standards. They had a consultation paper on this, which contributes to the stereotype that wives must be younger than their husbands. I think this needs to be discussed. I do not completely agree with them, although I think it was a very revolutionary step
but it may change with time. And the best part about Indian society and Indian nation and Indian males also is that they change with times and they look at the convenience of women when it comes to their convenience also, their comfort also, and their empowerment also, or justice also. So the various schemes which I was talking about also include Mahila Heart, providing them access to markets, especially all those which are self-help groups, which are women entrepreneurs, and which are civil society organizations, which are trying to facilitate direct contact between vendors and buyers, sensitization, advocacy, training, packing, and soft intervention workshops. They have also, the government has launched Mahila Shakti Kendras to empower rural women with opportunities for skill development, employment, digital literacy, health, and nutrition. So, Mahila Shakti Kendras are working through community engagement via student volunteers in many districts. Then, training and employment program for women is being supported by government. All this I am telling you how government is looking at changing the status of women or the representation of women into different spheres. So there are hardly any field now where the women are not represented. And therefore, the Indian society believes very clearly that a woman strengthens the family, if the family is strong, it strengthens the community, it strengthens the society, and when the society is strong, it strengthens the nation ultimately. And a strong nation is an asset for the world also. The Vasudhaiva Kutumbakam part becomes important when the nation is strong and it takes part in the world as a strong nation, and that depends ultimately on women. So Nari Chopal, Kilkari, बेटियों को सलाम, बेटियों का सलाम राष्ट्र के नाम, मेरी लाडली, these names itself coming from the Indian ethos, and you can look at them, you can hear them, and you can really feel attached and associated with them. Udan, Single Girl Child, Sukanya Samriddhi Yojana, Janadhan Yojana, Har Ghar Dastak, Ladli Lakshmi, Shakti Chaupal, PM Surakshit Matritva Abhiyan, Janani Suraksha Yojana, and Udyam Sakhi, Women Entrepreneurship Platform, etc. They all ultimately make us believe that there are changes again, and maybe we ultimately are able to establish a society which is as cultured, as empowered as Indian civilizational ethos are. भारत की संस्कृति और सभ्यता में महिला को जो सम्मान मिला है, नारी को जो शक्ति मिली है, और नारी को जो सम्मान और स्नेह दोनों मिले हैं, और स्नेह से उसने परिवार को सिंचित किया है, यदि हम उन सब को मिलाकर एक समाज की संरचना, एक परिवार की संरचना, एक राष्ट्र की संरचना बनाते हैं, तो अवश्य ही जो रिप्रेजेंटेशन और पोर्ट्रेयल्स का प्रश्न है, जो प्रश्न आज हम सबको कुछ परेशान भी करता है और कुछ आगे सोचने को बाध्य भी करता है, उस प्रश्न का समाधान हो सकता है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि महिलाओं में जीवन कौशल के जो रूप छिपे होते हैं, और इसीलिए जब उनमें रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो वह रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अगर लोपसाइड भी होता है तो उसको चेंज किया जा सकता है। इसलिए लाइफ स्किल्स, लर्निंग, एम्प्लॉयबिलिटी एंड एक्टिव सिटीजनशिप are the life skills we must be inculcated in them. ज्योति जी और नैना जी जो अगर यहाँ पर हैं, या प्राची जी, तो क्या बीच में हम प्रश्न आमंत्रित या डिस्कशन कर सकते हैं, एंड देन आई विल कंक्लूड इट लेटर, और अभी कुछ और देर इस पर बात करूं।
किसी को कुछ प्रश्न पूछने हैं? वी कैन हैव ब्रेक एंड देन वी कैन ना एक कंटिन्यू। ब्रेक में थोड़ा प्रश्न लें और फिर उसको हाँ Sure, आगे sure. बढ़ाऊंगी। अभी मतलब बातें तो और करनी है, बट थोड़ा सा इनसे भी बात कर लूं। Please raise your hands if you wish to. अगर प्रश्न नहीं होते तो दो ही बातें होती हैं, या तो आप सब मुझसे सहमत हैं या आप सब अभी सुन नहीं रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। सुषमा जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर। क्योंकि हम जो जितनी बार हमने कहीं ना कहीं हम मिले हैं हाँ जी, कोई कॉन्फ्रेंसेस में या कोई मीटिंग्स में, हाँ जी, दो चीजें मैंने, आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल रिप्रेजेंटेशन इन स्लाइटली डिफरेंट थिंग, and when we say that we are socially active, or I'm just talking about the angle of social responsibility जी, और ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जी, और अभी हमने ये भी बात सुनी है कि पति सरपंच, पिता पिता सरपंच। सरपंच। तो बहुत सारी महिलाएं अभी ग्रामीण क्षेत्रों से हो या सेमी अर्बन भाग से भी अभी इस क्षेत्र में आगे आना चाहती है, लेकिन अगर उनका कार्यकाल और भी यशस्वी और प्रभावी हो तो उनके एम्पावरमेंट के लिए या कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमारी ओर से क्या प्रयत्न होने चाहिए? एक हम बहुत सारे लोग हम एनजीओ से जुड़े हुए हैं या यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, और दूसरा ये रही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात। और बिकॉज दे आर द फ्यूचर रिप्रेजेंट, इन फ्यूचर दे विल बी रिप्रेजेंटेटिंग इन जी, गवर्नेंस आल्सो। जी, And also, when we are talking about social responsibility, what do you think that how should we change the mindset? Yes, we are departments of masters in social work and all that, but still, for a common student, common girl or a boy, how we should inculcate the habit of having social responsibility? That I'm slightly changing the social aspect of it. थैंक यू, थैंक यू। इस बीच में दो मैसेज भी मैंने पढ़ लिए। मनीषा जी, आपका धन्यवाद, आपने कहा अच्छा विषय रखा है, थैंक यू वेरी मच। और पुष्पांजलि जी ने एक प्रश्न बीच में रखा कि क्या संस्कृति भी महिलाओं के सोशल रिप्रेजेंटेशन को प्रभावित करती है। वो प्रश्न का जवाब मैं देती हूँ, फिर ज्योति जी के प्रश्न पर आती हूँ। हाँ पुष्पांजलि जी, संस्कृति तो सबसे अधिक इसको प्रभावित, थैंक यू प्रीति जी, इसको प्रभावित करती है। बिकॉज इफ ए कल्चर डज नॉट बिलीव in a woman's equality or in a woman's status of respect, then it becomes very difficult to give the woman the required status or the required respect. जैसे ये बात मैंने आपसे कही कि पाश्चात्य विश्व में महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसलिए संघर्ष करना पड़ा क्योंकि उनकी संस्कृति में ये नहीं था कि वह बराबर हैं या वह सम्माननीय हैं। जिस संस्कृति में वे सम्माननीय होती हैं वहां उनका सोशल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और रिस्पेक्ट सभी बड़ी सरलता से इंटैक्ट किए जाते हैं और वो उनको सुविधा प्रदान करते हैं। तो संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण भाग है एक महिला या महिलाओं की स्थिति कैसी हो यह निर्धारित करने में। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में महिलाओं के लिए जो सम्मान था, उसी के कारण वर्तमान भारत में भी चाहे राजनीतिक नेतृत्व हो, चाहे सामाजिक नेतृत्व हो, चाहे बौद्धिक नेतृत्व हो, सब के सब महिलाओं के लिए एक अंतर्निहित सम्मान अपने मन में अवश्य रखते हैं। और इसीलिए जो महिला जब थोड़ा सा बेहतर करने का या आगे बढ़ने का प्रयास करती है, मेरा मानना यह है कि हमारा समाज उसको हाथों हाथ उठाता भी है और उसको वो अवसर भी प्रदान करता है, उसको वो सम्मान भी प्रदान करता है और उसको वो प्रशंसा भी प्रदान करता है जो उसके लिए आवश्यक होती है। यह तो मेरा पुष्पांजलि जी के लिए जवाब था। प्रीति जी से प्रश्न बाद में सुनेंगे। आपने, अमृति गोयल जी ने शायद हाथ उठाया है। ज्योति जी ने जो बात पूछी है वह बात मैं कहना चाहती हूँ। यह बात ठीक है कि जो हमारे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जब स्थान रिजर्व किया गया, तो कभी कभी जब रिजर्वेशन आती है या एक स्थान सुरक्षित या आरक्षित किया जाता है, एग्जैक्टली सिंधु जी,
Acceptance thrives on civilizational values. True. So जो स्थान आरक्षित किया जाता है तो थोड़ा सा एक जो जो उससे वंचित होते हैं उस स्थान से, उनके मन में थोड़ा एग्रेशन भी आता है और थोड़ा सा खराब तो सभी को लगता ही है जब कोई स्थान छूटता है। शायद वह एक कारण था कि उन्होंने ये तो मान लिया कि जब संविधान संशोधन हो गया और महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हो गए तो महिलाओं ने वो चुनाव लड़े, लेकिन उससे पहले, थैंक यू, लेकिन उससे पहले ये स्थिति उनके पास थी और महिलाएं सडनली बिना किसी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के इलेक्शन चुनाव लड़ ली और जीत भी गई। अब उन्हें ये नहीं मालूम था कि कौन से विषय हैं और कौन से विषय, थैंक यू प्रीति जी, यस यू आर राइट, और कौन से विषय पर वो कौन से निर्णय ले सकती हैं और प्रधान के, पंच के, सरपंच की क्या क्या भूमिका है और क्या क्या अधिकार हैं। इसलिए एक स्टेज तक वो जो पंचपति और सरपंचपति का कंसेप्ट चलता रहा, परंतु ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उनको कैपेसिटी बिल्डिंग की एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, जो कुछ तो करवाई गई, लेकिन उसमें मैं समझती हूँ भारतीय स्त्री शक्ति और ऐसी संस्थाओं को एक्टिवली आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो होती है वो यह हो कि नहीं तुमको अकेले काम करना है, तुम बन गई हो पंच इसलिए अब ये तुम्हारा अधिकार है, एंड यू हैव टू टेक वुमेन टुगेदर एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। और एक कैपेसिटी बिल्डिंग ये हो कि तुम इस समय पंच बनी हो या सरपंच बनी हो, प्रधान बनी हो, जो भी बनी हो, तो तुम पूरे समाज के वेलबींग के लिए बनी हो। तुम्हारा यह कर्तव्य भी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आप जो कर रहे हैं, यह कर्तव्य भी है कि अंततः हम ऐसे समाज की संरचना करें जहां महिला पुरुष दोनों की स्थिति अपने अपने स्थान पर ठीक हो, क्योंकि लॉपसाइडेड सोसाइटी कहीं भी अच्छी नहीं होती। एक उदाहरण बहुत इंटरेस्टिंग आता है, जो पहले एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष थी, वो बताया करती थी कि जब मैं अमेरिका गई तो मैंने देखा इतना जबरदस्त एंटागनिज्म था महिला और पुरुष के बीच में, एकेडमिक्स में भी। और आपको यहाँ मैं बताना चाहती हूँ, आप में से बहुत सारे तो एकेडमिक फील्ड से होंगे, जो नहीं हो उन्हें बताना चाहती हूँ, भारतीय संविधान ने हम सबको, एटलीस्ट वो जो सरकारी नौकरियों में हैं, उनको इक्वल पे का राइट दिया है। हम जो एक सा काम करते हैं हम सबको एक सी तनख्वाह मिलती है, लेकिन अमेरिका और कनाडा में बहुत स्थानों पर अभी भी महिला और पुरुष प्रोफेसर्स की सैलरी अलग होती है। तो इसलिए वहां जो एक एंटागनिज्म है वो इतना ज्यादा है, इसीलिए फेमिनिज्म भी इतना एरोगेंट फेमिनिज्म और इतना स्टॉन्च फेमिनिज्म वहां आया। यस, नेगोशिएबल सैलरी, इतना स्टॉन्च फेमिनिज्म आया वेयर दे हेटेड मेन, मतलब वो हेटेड विमेन तक की स्थान पहुंच गया, जिसका भारत में कोई स्थान नहीं है। थोड़ा बहुत कम्युनिस्ट पार्टीज ने कोशिश की थी उस तरह का फेमिनिज्म लाने की, बट आई थिंक इट डिड नॉट फ्लरिश हियर। और ये हालत हो गई कि अगर एक महिला बाहर निकल रही है, वो आई विटनेस थी इस केस की कि एक महिला बाहर निकल रही थी, बहुत सारी किताबें ले रखी थी और वो किताबें गिर भी रही थी। सो एक मेल प्रोफेसर जो वहां से निकल रहे थे, उन्होंने कहा मे आई हेल्प यू, शी सेड नो डॉग यू कीप अवे। आप मेरी भाषा समझ रहे हैं ना? एंड नेचुरली फिर वो पुरुष भी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ओके बिच यू डू व्हाटएवर। इतनी कड़वाहट, इतना एक दूसरे के प्रति द्वंद्व भाव कि आप दूर रहें, वो भी दूर रहें और मेरी सहायता की भी मुझे जरूरत नहीं है। कभी कभी आजकल कुछ यंग बच्चियों में भी मैं उस तरह का भाव देखती हूँ। वो शायद उसी का प्रभाव है कि यदि कोई कहीं उठ करके थोड़ा सा अगर कोई स्थान देने की कोशिश भी करता है तो वो ये मना कर देती हैं, ये सोच के कि नो नो नो, व्हाई शुड बी टेक इट। मुझे नहीं लगता हमको इस तरह का समाज बनाना है। हमें समाज बनाना है जिसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो, एक दूसरे के प्रति प्रशंसा का भाव हो, एक दूसरे के प्रति श्लाघ्य होने का भाव हो, एक दूसरे के प्रति समझ का भाव हो। इसलिए भारतीय स्त्री शक्ति और ऐसे ही संगठनों की महती भूमिका है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग यदि आप करवाएंगे तो महिलाओं में सामाजिक उत्तरदायित्व
वैसे वो उत्तरदायी होती हैं स्वयं ही, लेकिन वो उत्तरदायित्व इस रूप में भी रहे कि जब वह काम भी कर रही हैं एक सरपंच पंच या अध्यक्ष के रूप में, प्रधान के रूप में, तो महिलाओं का तो ध्यान रखें ही रखें, लेकिन पूरे समाज का ध्यान रखते हुए, पूरे गांव का, सब परिवार का ध्यान रखते हुए वह आगे कार्य करेंगी तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग की आपके ये अधिकार हैं, आपके ये कर्तव्य हैं और आप इस प्रकार से निर्णय ले सकती हैं। यदि ऐसा होगा तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वे बेहतरीन निर्णय लेंगी, अच्छे ही, सदैव ही अच्छा निर्णय लेंगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। लेकिन ये जानकारी, ये अवेयरनेस, ये ज्ञान और ये प्रशिक्षण उनके लिए आवश्यक है। अब कोई और प्रश्न हो तो मैं ज्योति जी, आई होप आई कुड एड्रेस योर कंसर्न। यस, धन्यवाद सुषमा जी। यस, मनीषा जी कुछ पूछना चाहती है। हाँ जी मनीषा जी। जी, आपने बहुत सही कहा कि जो इस प्रकार से नेतृत्व आज हमें स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकल गवर्नेंस कमिटीज में दिख रहा है, तो बहुत अंतर तो पहले से आ गया है उनमें भी। और जैसा कि भारतीय स्त्री शक्ति की बात है, तो एक नगर जो कारपोरेशन में जो भी है महिलाएं या नीचे तक भी, तो उनके प्रशिक्षण के कुछ प्रोग्राम्स भी स्त्री शक्ति लेती है। हमने उसके लिए एक गाइड करके एक छोटी किताब भी निकाली है, उसमें कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। और एक राजसत्ता आंदोलन करके भी एक संगठन है जो केवल इसी के लिए काम कर रहा है। तो वो इस प्रकार के कुछ संगठन है कि जो इन सब महिलाओं के पीछे है। एक मेरा इससे ही जुड़ा हुआ मनीषा जी, जी, इसको डॉक्यूमेंट और ज्यादा कराइए, हम तक भी ये जानकारी नहीं है तो गलत बात है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट भी और थोड़ा सा प्रोपेगेट, है ना, इसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हाँ जी, हाँ जी जी। और मेरा ये एक आप जो बता रही थी उसमें ही एक मेरा एक कहना था या ऑब्जर्वेशन था कि अभी भी महिलाएं बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर अभी उनका नया नया प्रवेश हुआ है ना। तो ऐसे स्थान पर वो रिप्रेजेंट करती है पूरे महिला समाज को। और जैसे अगर पॉलिटिक्स की भी बात लेते हैं, हमें सत्ता में भी जो महिलाएं तो उनको ज्यादा लोग देखते भी हैं और उनके तरफ ज्यादा ध्यान भी रहता है। तो एक कोई पुरुष नेता अगर कुछ परफॉर्म ठीक से ना करे या गलत कुछ करे तो वो एक इंडिविजुअल उसका लॉस होता है या उसके लिए इंडिविजुअली कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर महिला नेता करती है तो पूरे महिला नेतृत्व आगे जो आने वाला है उसके बारे में भी इस प्रकार से एक धारणा बनती है कि देखिए महिला नेता बन तो गई लेकिन कुछ नहीं हो रहा है या जो कर रही है वो गलत कर रही है, तो एक पूरे महिला समाज के लिए वो एक सेटबैक मिल जाता है। तो ये बहुत ही जिम्मेदारी से हम सभी महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि एक बाकी यानी पुरुष और महिला में जो एक नेतृत्व वाला जो विषय उसमें अंतर दिखता है कि ज्यादा जिम्मेदारी से करना पड़ता है कि हम अगर गलत निकले या हम ठीक से परफॉर्म नहीं करते तो लॉस इंडिविजुअल लॉस नहीं है, वो महिला समाज के लिए भी बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये एक बात मुझे लगता है कि करना चाहिए। अदरवाइज अगर देखा जाए तो संख्यात्मक पुरुष भी कितने परफॉर्म करते हैं सभी। बहुत सारे प्रतिनिधि ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी मुंह तक नहीं खोला पूरे टेन्योर में, तो वो चल जाता है, उनके बारे में कुछ बोला नहीं जाता। लेकिन महिलाएं चूंकि कम संख्या में तो जल्दी पकड़ में भी आ जाती है, नजर में आ जाती है, तो जिम्मेदारी हमारी ज्यादा बनती है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ जी, वो इसलिए भी बनती है क्योंकि हम वी आर द फर्स्ट रनर्स। अभी जैसे आप कह रहे हो ना, बहुत सारे, हाँ बहुत सारे स्थान हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस इशू एंड आई वुड से समहाउ आफ्टर सम टाइम मे बी ऐसी स्थिति भी आएगी जब हम इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, क्योंकि यदि हम सच में ही अहम ब्रह्मा अस्मि के द्योतक हैं तो हम सब एक आत्मा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। महिला पुरुष तो हमारे चोले हैं और जैसा ब्रह्मवादिनी कह सकती थी ऐसे ही हम भी कहने का साहस रखें कि हम महिला हैं, इस रूप में काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ हम प्रतिनिधि हैं, इस रूप में काम कर रहे हैं। और प्रतिनिधि केवल महिलाओं की प्रतिनिधि तो नहीं होती हैं,
वो पूरे समाज का ही प्रतिनिधि, जब प्रतिनिधि बन गई तो महिलाओं की तो बनी, लेकिन बाकी सबका भी तो प्रतिनिधित्व करेंगी, अदरवाइज अगली बार हो सकता है बाकी समाज उनके साथ ना चले। तो जैसे पुरुषों में बहुत प्रकार का कैटेगराइजेशन होता है, अनेक प्रकार के प्रतिनिधि होते हैं, उस प्रकार से महिलाओं में भी हो सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ महिलाएं फिर भी अधिक संवेदनशील होती हैं, और यदि उन्हें थोड़ी सी प्रशिक्षण दे दिया जाए तो वो अधिक सक्षम भी होती हैं। और ये देखने का नजरिया, थैंक यू मनीष, और देखने का दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा कि महिला है तो उन्होंने महिलाओं के बारे में कितनी बात की, अब पुरुष हैं कितने पुरुषों के बारे में बात करते हैं। तो महिला प्रतिनिधि है, वो महिलाओं की प्रतिनिधि, सही बात है बिल्कुल नैना जी, उनकी प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिनिधि तो वो जन प्रतिनिधि हैं। हाँ, लेकिन महिला हैं इस रूप में ये अपेक्षा उनसे रखी जाती है कि वो महिलाओं के हितों को सुरक्षित रखेंगी। और मैं समझती हूँ कि महिलाओं के हित कहीं भी ऐसे नहीं होते हैं जो बाकी समाज के साथ कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट में आते हों, संघर्ष में आते हों। उनके हित तो वही हैं जो पूरे समाज को बेहतर बनाने के हित हैं। तो इस रूप में भी वो अलग नहीं होती बाकियों से। और इस रूप में मुझे लगता है कि ये करने की बजाय कि उनको हम कठोरता से आकलन करें, जो होता है कि उनका असेसमेंट एक अलग तरह से होगा, whether they spoke about women, whether they raised some female issues, whether they presented a law which was in favor of women, etc., etc. I think which is a wrong way to look at, but we must have very good capacity building programs for them. We must also have institutional support systems. Very good. Preeti ji, you represent women empowerment. And the institutional support system with basic facilities for women and especially gender sensitive. वाह वाह, जोधपुर में ये हाल है जी, बधाई हो। जोधपुर तो वैसे भी राजा राणाओं का है, so I think it's really important. Thank you, Ruta ji. So, and we must have their gender sensitive administrative measures with respect to women's transfers, women's posting, women's trainings, women's career management. आप ये देखिए कि एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां महिलाएं यदि प्रतिनिधि बन गई हैं, महिलाएं यदि पोजीशंस ऑफ पावर में हैं या ऐसी स्थितियों में हैं जहां वो निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं, तो उनके प्रति कठोर भाव नहीं होना चाहिए, उनके प्रति सदैव ही आकलन का भाव ही नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए जो उन्हें फैसिलिटेट करे। क्योंकि चाहे वो किसी भी भूमिका में होती हैं, महिलाएं ड्यूअल या ट्रिपल रोल तो कर ही रही होती हैं, राजनीति में हो, समाज नेतृत्व में हो, समाज को सक्षम बनाने की स्थिति में हो, परिवार में हो, एकेडमिक फील्ड में हो, कहीं भी हो, कॉरपोरेट सेक्टर में हो, एयरफोर्स में हो, आर्मी में हो, कहीं भी हो, सीआरपीएफ या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो आप ये देखेंगे मुझे कई बार ऐसी एसआईज या कांस्टेबल्स भी मिली हैं। आप सब जाते हैं एयरपोर्ट्स पे, आप देखते होंगे कभी कभी बहुत थकी हुई सी महिला मिलती है और मैं पूछती हूँ, हाँ, इन मोस्ट यस, बिकॉज यू आर राइट एंड दैट एग्रेशन कम्स बिकॉज ऑफ दैट। सो मनीषा जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उनको मैं देखती हूँ, चाहे वो पहले एयर होस्टेस भी कई बार ऐसी मिली मुझे एयर इंडिया में, और सीआरपीएफ की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस में महिलाएं सबसे पहले आई थी, तो बहुत बार वो थकी हारी सी, और अगर उनसे पूछे तो वो कहेंगी कि कभी 12 घंटे हो गए हैं, कभी 24 घंटे हो गए हैं काम करते हुए। तो एक जो उनका रोल वो छूटता तो नहीं है, घर बनाने का भी है, नर्चरिंग का भी है। तो मुझे लगता है समाज को भी अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, एंड इंडिया कैन बी ए रोल मॉडल इन दिस। मैं यहाँ ये बात पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ, विश्व में चाहे जो भी हो रहा हो, क्योंकि विश्व में जो कुछ होता है उसके पीछे नजरिए अलग होते हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है वो वही रहना चाहिए जो हमारी सिविलाइजेशन में रहा है, जहाँ महिलाओं के प्रति सम्मान है, वह सम्मान अब भी दिखना चाहिए। और इसलिए उनके कठोर आकलन की बजाय उनको फैसिलिटेट करना, उनको वो सुविधाएं प्रदान करना ताकि वो अपनी ड्यूअल भूमिका
जो परिवार की और व्यवसाय की दोनों की भूमिका है वो आसानी से निभा सकें। प्लीज बिलीव इट, they will never misuse or abuse it. They will utilize it for the betterment of family, for the betterment of society, which will ultimately be the betterment of the complete nation. And therefore, I think the entire nation and the entire society must contribute to a facilitated road towards capacity building, a facilitated road towards empowerment of women in the various fields where they are. That is important because in the times to come, it will become more challenging because the families also have a challenging atmosphere. If both parents are working, then I think the children get somewhat neglected. And I say it again, आप सब मुझसे बेहतर जानती होंगी इसको, तो वो समय भी महिलाओं को मिलना चाहिए। और अगर आने वाले समय में हम कुछ ऐसा कर सकें, जैसे 6 महीने का तो हमने मातृत्व अवकाश कर ही दिया है, उसे और भी बढ़ा सकें, और एक फ्लेक्सी ज्वाइनिंग एंड फ्लेक्सी लीविंग द जॉब हम महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ला सकें, तो वो विश्व को भारत की देन होगा। इससे पहले कि कोई और नॉर्डिक नेशन ऐसा करे, भारत को इस पर सोचना चाहिए। और अपनी सब स्त्री शक्ति की और यहाँ जो हमारी इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई बहनें हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो विशेष तौर पर 14 कलाएं और विद्याएं, 64 कलाएं हैं और 14 विद्याएं, 16 विद्याएं हैं, षड दर्शन है, वह सब मिलकर सबके कल्याण के लिए जो निर्णय लिए गए हैं, ये हमारे पंचकोश में जो दिया गया है, जिसको अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, जो बात है वह महिलाओं को भी अपने जीवन में लानी चाहिए। यह केवल पुरुषों के लिए नहीं बनी है, यह सबके लिए बनी है, इसलिए महिलाएं इसमें रखें सबसे पहले। क्योंकि देह जो है, शरीर जो है, शरीरम खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए, कल्याण के लिए, सशक्त होने के लिए सबसे पहला मार्ग वही है। तो अपने भोजन पर भी उतना ही ध्यान दें जितना परिवार के भोजन पर देते हैं। त्याग हमें सिखाया अवश्य गया है, लेकिन त्याग करने के लिए भी सशक्त होना आवश्यक है। इसलिए अपनी देह स्वस्थ रखें, निरोग रखें। यह अन्नमय कोश हुआ। फिर मनोमय कोश उसी प्रकार से आवश्यक है। तो संस्कार भी, संस्कार पूरित मन हो, शुद्ध मन हो, विराग रहित मन हो, और वह मन यदि होगा तो वह मन वस्तुतः देह को भी स्वस्थ रखेगा और हमारे दृष्टिकोण को, हमारी कार्य क्षमता को भी प्रभावित करेगा। प्राणमय कोश अपेक्षा करता है कि हमारे प्राण संतुलित हों। आजकल तो हम प्राणायाम की बात करते हैं, प्राणायाम से पहले प्राणमय कोश की बात थी। तो प्राण हमारे संतुलित हों, यानी देह और मन जब दोनों स्वस्थ होंगे, अच्छा हम भोजन करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, और फिर अपनी सांसों पर, जो जीवन की जीवनी शक्ति है, उस पर भी ध्यान देंगे, तो प्राण भी हमारे संतुलित रहेंगे। और प्राण संतुलित रहेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। परंतु मात्र इन तीनों पर ही नहीं, फिर विज्ञानमय कोश, यानी ज्ञान आप प्राप्त कर लें, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में, अनुभव में, व्यवहार में प्रयुक्त करें। बुद्धि आपकी विवेकशील हो, मेधा आपकी प्रज्वलित हो, और इन दोनों को मिलाकर जब जीवन में आप विवेक का प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही जो निर्णय आप लेंगी वह बहुत अच्छे निर्णय होंगे। और उस रूप में फिर आप आनंदमय कोश के लिए तैयार होंगे। आपके मन में सेवा भाव हो, परोपकार की भावना हो, हृदय निष्कलुष हो, हृदय शुभ के लिए और कल्याण के लिए प्रेरित हो, तो आप, जिसे हम सत्यचित आनंद की स्थिति कहते हैं, उस स्थिति की ओर या आनंद की स्थिति की ओर जा सकते हैं। वह सत्यचित आनंद किसी और का नहीं है, वह सत्यचित आनंद वस्तुतः हर प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है। इसलिए मैं बहनों से कहूंगी
कि वो इन सब क्षेत्रों में ध्यान दें, तभी वह समाज कार्य के लिए, राज कार्य के लिए, जिन दोनों की आज हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, उन दोनों के लिए तैयार होंगी। आप सब जो समाज कार्य में जुड़ी हुई हैं या जो राजकाज में जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक कार्यों में या राजनीतिक जीवन में जुड़ी हैं, उनके लिए आवश्यक है कि जीवन कौशल की जो कलाएं हैं वह हम तक हों। थैंक यू स्मिता जी। वह हमारे जीवन का अंतरंग भाग बने, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही चैलेंजिंग काम है। पारिवारिक जीवन से आप मुक्त नहीं होते हैं, लेकिन साथ साथ समाज कार्य और राजकाज करते हैं तो आपको और ज्यादा शक्ति की आवश्यकता है और ज्यादा संतुलन की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जीवन कौशल की जो कलाएं हम जिनको हम कहते हैं, जिनमें कुछ तो होती हैं सोचने की कौशल, सोचने का कौशल या निर्णय लेने का कौशल, और कुछ होता है अंतर वैयक्तिक कौशल कि किस प्रकार हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, वो दोनों आप में आने चाहिए। तो आप में क्रिएटिविटी भी हो, कोऑपरेशन भी हो, क्रिटिकल थिंकिंग भी हो, नेगोशिएशन स्किल्स भी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो, और उनके साथ साथ रेसिलियंस भी हो, इनोवेशन भी हो और सेल्फ मैनेजमेंट भी हो। किस प्रकार से हम स्वयं को, अपने समय को, अपने कार्य को, अपने परिवार को, अपने व्यवसाय को प्रबंधन से, मैनेजमेंट से, उस कौशल से सही तौर पर, संतुलित तौर पर चला सकें। एम्पैथी भी हो। एम्पैथी लाइफ स्किल्स का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी एक मदर इन लॉ के रूप में या सास के रूप में हम अपनी पुत्रवधू के साथ, डॉटर इन लॉ जिसको हम कहते हैं, पुत्रवधू के साथ एम्पैथी रख सकें। हो सकता है हमारा और उनका समय अलग हो, लेकिन वो अलग समय अपनी अपनी डिमांड्स के साथ आते हैं। उस समय की मांग भी अलग प्रकार की होती है। इसलिए हम ये ना सोचें कि हम ये करते थे तो इसलिए इसे ऐसा ही करना चाहिए। इस भाव में परिवर्तन लाएं। एम्पैथी यहाँ मैं इस रूप में कह रही हूँ, चाहे फिर वो जो यंगर डॉटर है या जो घर की बड़ी महिला है, वो समाज काज में उसे बिजी देख रही हो या राजकाज में, ये समय का परिवर्तन है। लेकिन उसमें उसको फैसिलिटेट करें, इनकरेज करें, थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा सा संबल दें, तो वह काम अधिक अच्छी प्रकार से कर पाएगी। ये एम्पैथी है। और पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हमें विश्वास हो कि यदि हमने महिलाओं को कोई अवसर दिया है, कोई उत्तरदायित्व दिया है, कोई कार्य करने के लिए उनको शक्ति दी है, अथॉरिटी दी है, सत्ता दी है, तो अवश्य ही वह अच्छा काम करेंगी। यह पॉजिटिविटी होनी चाहिए और यह पॉजिटिविटी हम में भी होनी चाहिए। ये दोनों में ही होनी चाहिए। हम में होगी तो हम वो काम बेहतर कर पाएंगे। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यह भी नहीं होना चाहिए कि जैसे जो वो कंसेप्ट अभी हमने बात की थी पंचपति और पितापति की, जो हमें अगर कोई जिम्मेदारी मिली है, कोई उत्तरदायित्व मिला है, तो उसे करने, उसे समझने, उसे सीखने और उसे उत्कृष्ट करने की जो बात है वह हमारे मन में होनी चाहिए। और इस रूप में जो दो प्रकार की कलाएं हैं, लाइफ स्किल्स, जिनकी अभी मैं बात जीवन कौशल की कर रही हूँ, तो एक तो यह है कि सीखने की क्षमता हमारी असीमित होती है और उसका प्रयोग करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी eager and willing to learn. And in these times when there are so much available online, I think we must be ready to learn always. क्योंकि जब हम सीखते रहेंगे तो हम अपडेटेड भी रहेंगे और हम कोई भी काम किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। और साथ ही जो सिटीजनशिप की या जो नागरिक मूल्य हैं, सिविक वैल्यूज जिनको हम कहते हैं, उसमें हमें सदैव ही एक्टिव होना चाहिए और एक्टिव रूप से प्रतिभागी भी बनना चाहिए। क्योंकि अब वो समय नहीं है हम ये कह सकें कौन नृपहो हम ही कहानी, क्योंकि जो भी हमारे प्रतिनिधि बनेंगे हमारी सहमति और हमारे चयन से बनेंगे, तो उस रूप में हमें एक नागरिक की भूमिका अदा करनी चाहिए। और एक्टिव सिटीजनशिप मैं कह रही हूँ क्योंकि एक नागरिक के रूप में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। We should be well informed, we should be well aware and we should be well prepared also. तो सीखने से ये बात आती है, हमें जानकारी भी हो,
हमें सूचना भी हो, हम कुछ करने के लिए तैयार भी हों, ये सब का सब। और यहाँ मैं बात अपनी बहनों के लिए ही कर रही हूँ, स्त्री शक्ति के लिए कर रही हूँ। फिर दूसरा एक पर्सनल एम्पावरमेंट, ये तो लाइफ स्किल्स हो गई, विच प्रिपेयर अस फॉर द सोसाइटी, फॉर द सोशल रोल्स, फॉर द पॉलिटिकल रोल्स। उन्हीं में पर्सनल एम्पावरमेंट शामिल है। अभी मैंने पंचकोश की जो बात की, उसके साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी भूमिका क्या हो सकती है, मेरा उत्तरदायित्व क्या है, मेरी शक्ति क्या है, जो स्वॉट एनालिसिस हम कहते हैं, मेरी शक्ति क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, क्या मुझ में संभावनाएं हैं, और क्या मुझ में चुनौतियां, मुझे जिन चुनौतियों का सामना करना है वो हैं। उन सब को हम सदैव विश्लेषित करते रहें तो हम स्वयं को अधिक सशक्त कर पाएंगे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण किसी और का काम हो ऐसा नहीं होना चाहिए। नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ये नारी और महिला के भी कार्य हैं, इस पर हमें विश्वास करना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। और जब हम सेल्फ अवेयरनेस से आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने को जान गए, हम क्या हैं, कौन है, क्या बन सकते हैं, वो समझ लिया, तो फिर सेल्फ मैनेजमेंट, उसके बाद आत्म प्रबंधन की बात आती है। पहले जब हम स्वयं को जाने, आत्मविश्लेषण है, और फिर आत्म प्रबंधन है, यानी हम किस प्रकार से अपनी कौन सी विशेषता को और अधिक बेहतर कर सकते हैं, कौन सी जानकारी हमारे पास है जो जीवन कौशल में बदल सकती है, किस कौशल में हम कमजोर हैं जिसका हम और बेहतर कर सकते हैं। यदि हम अपने समय का मैनेजमेंट, अपने कार्यों का मैनेजमेंट यह सीख जाते हैं, हाँ और ना कहने की क्षमता सही समय पर सही विकसित कर लेते हैं, तो हम अपने आप को स्वयं बेहतर प्रबंधित कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और जब हम वो दोनों कर लेते हैं तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंट, यानी आत्मविश्वास, जो किसी भी सफलता का एक मूल मंत्र है, तो आत्मविश्वास की ओर भी बढ़ सकते हैं। और ये आत्मविश्वास बहुत ही आवश्यक है। ये बहुत सारे प्रश्न व्यक्ति के उद्देश्य से जुड़े हैं, और व्यक्ति का उद्देश्य, व्यक्ति यहाँ महिला पुरुष नहीं है, व्यक्ति दोनों को शामिल करता है, इसलिए इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो यदि हम सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में कदम रख रहे हैं और वहाँ सशक्त हस्ताक्षर करके छोड़ना चाहते हैं, that we want to leave our impact on them, then this self confidence is the beginning. आत्मविश्वास से हम आरंभ करेंगे, आत्मज्ञान उसमें सम्मिलित होगा, आत्म संयम आवश्यक होगा, क्योंकि हम अपनी सीमाएं भी पहचाने, हम अपनी व्यस्तताएं भी पहचाने, हम अपनी शक्तियां भी पहचाने, लेकिन साथ ही साथ उन सब का संयमित रूप पर प्रयोग करें। और आत्म त्याग, जो भारतीय प्रकृति की विशिष्टता है, जो प्रकृति के विषय में भी तेन त्यक्तेन भुंजिता का विश्वास रखता है, वह आत्म त्याग जीवन के सभी क्षेत्रों में होगा। यदि यह राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में भी आएगा तो अवश्य ही हम संधारणीय पर्यावरण, जिसको हम सस्टेनेबल विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल गोल भी कहते हैं, वह भी हम सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। भारत में महिलाओं ने इसमें विशेष योगदान दिया है। यदि हम पर्यावरण के आंदोलन की बात करते हैं, उसमें भी महिलाओं की विशिष्ट भूमिका रही है, क्योंकि प्रकृति के प्रति प्रेम उनका रहा। इसलिए उद्यम यदि हमें करना है तो आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्मसंयम, आत्मत्याग और सेल्फ डिपेंडेंस या आत्मनिर्भरता जिसको हम कहते हैं, इन सब के साथ मिलकर करेंगे। और एक बात और भी कहना चाहती हूँ, बड़े वर्षों के अपने उतार चढ़ाव के जीवन को देखने के बाद आइंस्टीन ने कहा था, एक शांत और साधारण जीवन अधिक प्रसन्नता देता है बजाय सफलता की सतत दौड़ के, जो निरंतर बेचैनी से बंधी होती है। And if I say it in English, then he says, an ordinary and peaceful life is much more happiness oriented, or gives you much more happiness than your blind
competitive race which always leaves you restless. ये बात आइंस्टीन ने तो बड़े वर्षों की अपनी भागदौड़ के बाद कही, लेकिन यदि हम अपने पंचकोश और अभी जिन 5 मंत्रों की बात मैंने की, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्मसंयम, आत्मत्याग और आत्मनिर्भरता, ये सब उसी प्रकार के जीवन की ओर ले जाते हैं। और यदि मैं याद करूं हम सबके आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कविता, जो मुझे लगता है हर महिला को, हर स्त्री को अपने जीवन में अपने साथ रखनी चाहिए। किंचित भी ना भयभीत में, किंचित भी ना भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में। यदि हम हार और जीत, और यही गीता हमें ज्ञान देती है कि यदि हम जय पराजय, हार जीत, यश अपयश, लाभ हानि, इन सब को छोड़ देते हैं तो हम एक बहुत ही संतुष्ट जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। और भारतीय संस्कृति और सभ्यता ही हमें ये सिखाती है कि संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो वह केवल तब आ सकता है जब मैं हार और जीत से ऊपर उठ जाऊं, हार और जीत से आगे चली जाऊं। सो किंचित भी ना भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला। We must work and we must perform our duties very well, our responsibilities very well. So कर्तव्य पथ पर जो मिला, ये भी सही वह भी सही। क्योंकि अगर हम ये संभाव ले आते हैं, इसको गीता संभाव कहती है, इसी को गीता अंततः वह कर्तव्य कहती है जो फल की इच्छाओं से, निष्काम कर्म फल की इच्छाओं से बंधा नहीं होता। यह भी सही वह भी सही, फिर परिणाम जो ईश्वर देता है वो अच्छा ही देता है, इसमें जय हो पराजय हो। यदि यह संभाव हम स्वयं में विकसित कर लें तो मुझे लगता है कि हम इस कार्यशाला के प्रयोजन की ओर बढ़ पाएंगे। क्योंकि इस कार्यशाला का प्रयोजन ही यही है कि हम स्वयं को पहचानें, अपनी सभ्यता और संस्कृति के गुणों को पहचानें, अपने परिवार भाव को पहचानें, अपने समाज भाव को पहचानें और उसमें अपने स्त्री भाव को भी पहचानें। क्योंकि स्त्री भाव जो है वो एक ईश्वर की दी हुई एक अमोघ शक्ति हमें है और एक अमोघ स्थिति भी है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए, जिसको हमें प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। उसे बदलने नहीं, उसे बहुत सही सुंदर रूप से निष्पादित करने का प्रयास करना चाहिए। तो फिर हम सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, बेहतर प्रतिनिधित्व भी प्राप्त करेंगे, बेहतर कार्य निष्पादन भी करेंगे, अपने कर्तव्यों को सही तरह पर समझ सकेंगे और उनको पूर्ण भी कर सकेंगे। और जैसे ही हम वो करेंगे तो हम अवश्य ही एक अच्छे सुंदर परिवार की, एक अच्छे सुंदर समाज की, एक अच्छी सुंदर विचार परंपरा की, जो हमारी धरोहर भी है, उसकी नींव भी रख सकेंगे। और इसलिए हमें स्वयं को अपने कर्तव्यों से जोड़कर, अपनी उपलब्धियों से जोड़कर नहीं देखना है, कर्तव्यों को कर्तव्यों के रूप में देखना है और उपलब्धियां अवश्य ही उसका परिणाम बन जाएंगी। लेकिन वह मात्र हार और जीत के रूप में नहीं होनी चाहिए, वह हमारे कर्तव्य निष्पादन के रूप में होनी चाहिए। तो फिर देखिए आने वाले समय में हम गणना नहीं करेंगे कि हम 20% हैं कि 15% हैं कि 30% हैं कि 40% हैं कि 50 तक पहुंचे। ये गणना समाज करेगा और हम उस गणना का भाग बनेंगे अवश्य, लेकिन अपने आप में संतुष्ट होकर जब ये कार्य करेंगे तो अवश्य ही एक सुंदर विश्व का निर्माण करेंगे। अभी मैं अपनी बात यहाँ रोकती हूँ। यदि कुछ और भी प्रश्न हो या कुछ ऑब्जर्वेशंस हो तो मैं अवश्य सुनना चाहूंगी, ताकि एक बार फिर मैं अपनी इस बात को आगे बढ़ा सकूं। धन्यवाद सुषमा जी। मैं पहले थोड़े प्रश्न लेती हूँ। मृण्मयी जी, आप शायद कुछ बताना चाहती हैं या पूछना चाहती हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। जी। बहुत अच्छा लेक्चर रहा मैडम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।
मैं सोच रही थी, जब ये मैं सुनते हुए सोच रही थी कि एक लड़की को जब हम पढ़ाते हैं, ये लेक्चर में किसी लड़की को सुनने को दूं तो शी विल बी लाइक अ वेरी नाइस लेडी, जो बहुत सोच समझ के अपने जीवन का जीवन व्यतीत करेगी। मगर जब भी हम लड़कियों को ऐसी शिक्षा देते हैं तो जब वो पेरेंट्स के घर होती है तब तक तो सब ठीक चलता है, मगर ससुराल के लोगों आपकी की आवाज मेंटेलिटी और थिंकिंग, जी ससुराल के लोगों की कैसी सोच है वैसे, तो मुझे लगता है कि जैसे लड़कियों का एम्पावरमेंट हो रहा है तो उसके साथ साथ लड़कों को एम्पावर्ड लड़कियों के साथ कैसे बर्ताव करना है, ये भी जी तो थोड़ा सा पढ़ाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है अब तक के मेरे अनुभव से। आपको क्या बिल्कुल कहना है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू। क्योंकि ये चैलेंज है अब हमारी सोसाइटी के सामने, ये परिवर्तन आ रहा है बहुत वर्षों तक। क्योंकि बच्चियां घर में रहीं और एक भूमिका उनकी वही बनी रही कि उन्हें परिवार काम देखना है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है, वी आर ब्रिंगिंग इक्वालिटी, वी आर ब्रिंग ओपनिंग ऑल फील्ड्स फॉर देम। और जो मैंने आपको बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले ही, अगर आपने सुना हो, कि परिवर्तन हमें अपने उस एटीट्यूड में लाना है कि अब जब परिवर्तन महिलाओं की स्थिति में आ रहा है तो महिलाएं आइसोलेशन में तो नहीं जिएंगी। बच्चियां यदि पढ़ रही हैं, पढ़ लिख कर एक व्यवसाय भी ज्वाइन कर रही हैं, तो फिर उनसे अगर ये आशा की जाए कि वो पहले की तरह ही जीती रहेंगी या उसी प्रकार काम करती रहेंगी या उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करती रहेंगी, तो वो कतई गलत होगी। राइट। इसलिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग हम वर्कशॉप्स करें, धीरे धीरे उसमें बच्चों को भी लाना होगा, क्योंकि ये भाव एटीट्यूड्स तो लड़कों के भी तो बदलने होंगे। हाउ टू हाँ। डील विद एन एम्पावर्ड गर्ल और एन हाँ। एम्पावर्ड वुमन और ए या वर्किंग वुमन। या उसके साथ आपका जीवन अलग होगा, उसके साथ आपकी अपेक्षाएं अलग होंगी, उसके साथ आपकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग होंगे। यदि मैं बात करूं तो जो अब हम पढ़ा रहे हैं उसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। महिला पुरुष तो जेंडर्ड रोल्स है ना, कर राइट। तो हम हैं, तो हम मानव ही सबके सब, और हम सब काम राइट। कर भी सकते हैं। ये तो बांट दिए थे हमने भूमिकाएं। अब अगर हाँ। हम खेत में हल नहीं चला रहे हैं तो हम रोटी मिलकर बना सकते हैं। अगर हाँ। दोनों ही नौकरी कर रहे हैं तो हम मिलकर घर का काम भी कर सकते हैं। ये चेंजेस आने हाँ। हैं अब। सो अवेयरनेस अबाउट द चेंजिंग रोल्स एंड डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, देन एटीट्यूडनल चेंजेस अकॉर्डिंगली, वो लाने भी आवश्यक हैं। जो मैंने आपको कहा वो हाँ पुरुषों में लाने आवश्यक है, क्योंकि तभी जिसकी बात हम कर रहे हैं, बैलेंस या संतुलन जो होना चाहिए समाज में, वो तभी हो पाएगा। और इसलिए जेंडर इक्विटी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर एम्पावरमेंट मेजरमेंट, इन सब की बात हम करते हैं। मुझे लगता है कुछ भारतीय सभ्यता के आधार पर, भारतीय पारिवारिक मूल्यों के आधार पर, भारतीय सामाजिक जीवन के आधार पर हमें ये जेंडर एम्पावरमेंट मेजरमेंट या इंडेक्सेस प्लान करने पड़ेंगे। भारतीय स्त्री शक्ति यह काम भी कर सकती है, क्योंकि जो जेंडर इक्विटी इंडेक्स विश्व बनाता है उनके तरीके अलग होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ध्यान में रखते हुए भी क्या हम उनमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। और इसलिए ये आवश्यक है, यदि महिलाओं के सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ काम, मैं लगभग 9-10 के करीब यहाँ सूत्र रखना चाहूंगी जो हम धीरे धीरे कर सकते हैं, जो भारत में जो परिवर्तन आ रहा है हम उसको सशक्त करेंगे। जैसे अभी तक जो हमारी दृष्टि घर के काम के प्रति थी, वो दृष्टि बदलनी होगी। और यदि महिला पुरुष दोनों काम करते हैं तो घर का काम भी उन दोनों को बांटना पड़ेगा। वो तब हो सकेगा जब माताएं बच्चों को बचपन से ये सिखाएंगी कि ये काम, ये नहीं है कि ये काम बहन करेगी ये काम भाई करेगा, इस तरह से नहीं। जो सब काम सब सीखेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो सब काम करेंगे। यदि हम ऐसा एक उनमें मनोवृत्ति डेवलप करेंगे तो वो अधिक संवेदनशील बन पाएंगे। और उस रूप में बचपन से ही माता पिता
और माताएं विशेष तौर पर, थैंक यू मृणमयी जी, माता पिता विशेष तौर पर बच्चों को ये सिखाएं तभी जब वो माता को भी उसी प्रकार सपोर्ट करें। यदि मैं आपके सामने बात करूं तो 50-60 वर्ष, रादर अब तो मैं कहूंगी 60-65 वर्ष पूर्व भी हमने अपने माता पिता को, जबकि मेरी माता कहीं नौकरी नहीं करती थी, मिलजुल कर काम करते देखा। सुबह उठते थे तो दोनों मिलकर हमारे लिए नाश्ता तैयार कर रहे होते थे। वो उस समय की बात है। वो एक समझ आनी चाहिए जो हमारे समाज और संस्कृति की विशेषता है, बीच के वर्षों में कहीं खो गई थी, लेकिन वह फिर लौटा कर लानी पड़ेगी। तो माताओं के साथ हमारा सहयोग रहे, और कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि किसी बच्ची के साथ कोई ऐसा काम घर में जो गलत है हो रहा हो या वर्क प्लेस पे हो रहा हो, तो वी मस्ट ऑल वॉच, क्योंकि तभी ये प्रतिनिधित्व बढ़ सकेगा। नहीं तो एक गलती कहीं अगर होती है तो बहुत सारी बच्चियों के भविष्य पर असर छोड़ती है। इसलिए यह ध्यान रखना होगा कि कहीं किसी के साथ कोई दुष्कर्म ना हो। हम सबको मिलजुल कर ये देखना होगा। और साथ ही साथ जहाँ कहीं कुछ शोविनिस्ट जिसको हम कहते हैं, एक ऐसे एटीट्यूड्स होते हैं कि ये काम महिला का है, ये काम पुरुष का है, ये पुरुष का नहीं है, ऐसा कहीं भी अभिवृत्तियां हों तो उनको हमें बदलना होगा, उनको रिजेक्ट भी करना होगा और धीरे से उनको मॉडिफाई भी करना होगा, चेंज भी करना होगा। और जहां जहां आपको लगता है आपके आसपास सक्षम महिलाएं हैं, कैपेबल महिलाएं हैं, तो उनको हमें हेल्प भी करना है, सपोर्ट भी करना है, इन गेनिंग पावर, इन गेनिंग रिप्रेजेंटेशन, इन गेनिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और वर्क प्लेस बैलेंसेस, और उनको सम्मान भी देना है। ये खोजना आरंभ नहीं करना चाहिए, अरे इसने जरूर ऐसा किया होगा इसलिए ये यहाँ पहुंच गई, नहीं। We must respect them for their success, and we must help and support them in gaining that authority or gaining that position or gaining that success in fact। और जहां भी अवसर मिले तो सेम पे और सैलरी हमको सपोर्ट करनी चाहिए। हम अपनी संस्थाओं में ऐसा करें और आसपास जहां भी हो वो भी ऐसा करें तो बहुत अच्छा होगा। मनीषा जी कुछ और भी कहना था क्या? क्योंकि हाथ उठा हुआ है अभी मनीषा जी का। नहीं 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 नहीं। थैंक यू। सो आई थिंक किसी और थैंक ने यू सो हाथ उठा मच। रखा है। अच्छा, थैंक यू। किसी और ने? मृणमयी जी आप कुछ कहना चाहती हैं? सिंधु जी आप कुछ कहना चाहेंगे? शायद सिंधु जी आपका हाथ एक बार ऊपर का। ठीक है आप कहें तो। कोई बात नहीं सुषमा जी, आप आगे बढ़ सकती हैं। हाँ। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं अब अंत में यहाँ तक जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमने सोशल एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी और अभी वो 20% से ज्यादा लगभग राजनीति में हायर एशेलेंस में नहीं है, लोअर ग्रासरूट्स पर तो पहुंच गया है 50% तक, और वो हमें आशा भी देता है कि हम आगे 50% तक पहुंच सकते हैं, क्या 60% तक भी पहुंच सकते हैं। और कोई आश्चर्य नहीं होगा भारत में यदि हम 70% तक भी पहुंच जाएं, परंतु उसके लिए आवश्यक यही है कि जहां जहां जरूरत हो तो महिलाओं के मार्ग को हम फैसिलिटेट करें, उनको सेफ्टी, सुरक्षा और सुरक्षापूर्ण वातावरण प्रदान करें, और उस प्रकार के मैकेनिज्म्स भी बनाएं जो उनकी समस्याओं को उनके समाधान दे सकें। अंत में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग जो मैंने लीडरशिप स्टडी की थी वो बात करना चाहती हूँ कि 21st century they say thank you 21st century they say belong to women leaders, will belong to women leaders, and that's very very hopeful situation। क्यों ऐसा है? क्योंकि नेतृत्व के लिए, थैंक यू वर्षा जी, नेतृत्व के लिए जो टॉप 10 competencies are recognized by the वर्ल्ड स्कॉलर्स, वो हैं ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी पानी देना दीजिए, मल्टी डायमेंशनल, इंटरैक्टिव, इमोशनल, इंक्लूसिव लीडरशिप विच कैन बी देयर इन विमेन। और वो कैसे हो सकता है?
They are expressive. We need an expressive leadership. We need a leadership which can plan for the future. This is a very much feminine attribute or female attribute. Decisive. This is supposed to be a male attribute. But I would say with more and more empowerment and more capacity building, they'll become more decisive also. They are decisive, but insecurity does not let them take decisions. Then reasonable, this is again a very, very feminine attribute. Being loyal is a very feminine attribute. Flexible, these are the top 10 competences for leadership in 21st century. And I'm saying how they are related to women. Flexible, again feminine. Patient, being patient, because they have the patience. And I think patience is a special attribute for females. So that is a feminine attitude. Resilience is supposed to be a male attribute, but I would say it's very much a female attitude, because हम लोग बहुत ज़्यादा कभी किसी चीज़ पर अड़ते नहीं हैं, जैसे काम निकल सके निकाल लेते हैं. Intuitive is the 9th competency. एक सिक्स सेंस जिसको कहते हैं, महिलाओं की बहुत तेज होती है, वो बिल्कुल फेमिनन है, और वो 21st सेंचुरी जो वोलेटाइल वर्ल्ड है उसमें बहुत आवश्यक है. यानी आप बियॉन्ड द अपीयरेंसेस देख सकते हैं, बियॉन्ड द वर्ड्स देख सकते हैं. एंड अल्टीमेटली द 10th competency इज कोलैबोरेटिव, बीइंग कोलैबोरेटिव. और महिलाओं से अधिक कोलैबोरेशन कौन जानता है? जो परिवार में काम करती हैं, जो समाज में काम करती हैं, परिवारों को जोड़ती हैं, परिवारों को बनाती है, रिश्तेदारियों को निभाती है, वो सब का सब कोलैबोरेशन है. When it gets translated into organizations, it becomes leadership. So I would say ultimately that we need to be more aware about ourselves, we need to be more confident about ourselves, and we finally need to be also willing to learn, willing to be trained, and willing to be updated with time. यदि हम ऐसा करेंगे तो अंततः समाज के सभी क्षेत्रों में और राजनीति के सभी क्षेत्रों में हमारे लिए स्थान वस्तुतः हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं. और यदि हम उनके लिए तैयार होंगे तो वह समाज के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी एक बेहतर निर्णय होगा. स्त्री शक्ति से मेरा आग्रह होगा कि महिलाओं को अधिक से अधिक इस प्रकार की जानकारियां दें और उन्हें प्रशिक्षित करें, ताकि वह इन भूमिकाओं के लिए तैयार हो जाएं. और इन रोल्स में स्पेशली सभी में हमें मात्र उन्हें उड़ने का सपना नहीं देना है, उड़ने के लिए योग्य बनाना है. तो फिर उनके लिए सातों आसमान खुले होंगे और सभी शक्ति के क्षेत्र भी खुले होंगे. वह अवश्य ही खुले आसमान में उड़ेंगी, लेकिन अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलेंगी. तभी एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगी जो हमारी सभ्यता की रीढ़ है या उसकी का आधार, उसकी आधारशिला है, उसको भी बनाए रखना है और उसके साथ साथ अपने जीवन को भी सुंदर बनाना है. सो पंचमय कोश के साथ अपने आप को संतुलित रख के, अपने आप को प्रशिक्षित करके हम अपना जो प्रतिनिधित्व है समाज और राजनीति में अधिक बेहतर कर सकते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. स्त्री शक्ति का एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद और उन्हें साधुवाद कि इतना सुंदर कार्यक्रम या वर्कशॉप आपने सबके लिए आयोजित किया है और मुझे ये सौभाग्य दिया कि आपसे इस विषय पर बातचीत कर सकूं. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much, Sushma ji. You covered various dimensions of social and political representation of Indian women. As you said, it's beyond victory and failure. Still, it's our moral responsibility to encourage and support women in this field. Also, importantly, we should encourage, we should make aware the boys, men, and families to encourage and motivate empowered women. Thanks a lot. And I thank you all participants, audience. Thank you Ashutosh ji and Heritage Society for technical support. And thank you Babasaheb Ambedkar University for your support.
Thank you very much. If any questions, just quickly, we have only 2-3 minutes left. 2-3 minutes left. So if you have any questions or suggestions, please raise your hand and we'll conclude in a minute. लगता है हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. थैंक यू सुषमा जी. थैंक्स अ लॉट. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत थैंक बहुत यू वेरी धन्यवाद. मच. आपका भी. इट वाज रियली नाइस. और उन सबका धन्यवाद जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चैट बॉक्स में कॉम्प्लीमेंट्स भी लिखे हैं, ऑब्जर्वेशंस भी लिखे हैं. Yes, it was interactive. It was nice that it was very interactive. Thank you very much. नमस्कार. Namaste.